हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत जो राजभाषा विभाग है, उस विभाग का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह संविधान के 351वां अनुच्छेद का अनुपालन करे और इसका अनुपालन करते हुए वह केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को निर्देश जारी करती है कि वह अपने विभाग में हिंदी हिंदी ऑफिसर्स अर्थात राजभाषा अधिकारी का चयन करें, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स का चयन करें, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स का चयन करें, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स का चयन करें और जितनी भी विभाग है अपनी अपनी इच्छानुसार वह एग्ज़ाम का पैटर्न का चयन करती है। हम लोग यदि बात करते हैं अनुवाद से संबंधित प्रश्नों का, तब हम लोग देखते हैं कि राजभाषा अधिकारी या हिंदी ऑफिसर्स के एग्ज़ाम में जो अनुवाद पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे एमसीक्यूज़ हो सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं या दोनों ही हो सकते हैं। यदि हम लोग एसएससी, जेएसटी या एसएसटी के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसमें जो ट्रांसलेशन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं वे पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होते हैं। और डीआरडीओ के भी एग्ज़ाम में हम लोग देखते हैं, डीआरडीओ जेटीओ के एग्ज़ाम में हम लोग देखते हैं कि उसमें जो ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं वे डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इधर जो अभी सीबीएसई के विभाग के द्वारा जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी आई हुई है 7 की संख्या में, उसमें जो अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वे पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं। हम लोग आरबीआई राजभाषा अधिकारी की बात करते हैं, नाबार्ड राजभाषा अधिकारी की बात करते हैं, आईबीपीएस एसओ राजभाषा की अधिकारी की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो अनुवाद पर आधारित प्रश्न होते हैं वे एमसीक्यूज़ और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। हम लोग अभी क्या है, आप लोगों में से काफ़ी सारे NICL हिंदी ऑफिसर के एग्ज़ाम देने वाले होंगे। उस एग्ज़ाम में जो अनुवाद पर आधारित प्रश्न उसमें आने वाले हैं वो उनकी संख्या 40 रहने वाली है। काफ़ी अच्छा खासा वेटेज अनुवाद के खंड को दिया गया है और 40 जो प्रश्न होंगे वे एमसीक्यूज़ होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि 20 जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो हिंदी से अंग्रेज़ी होगा और बाकी जो 20 प्रश्न वो होंगे वे अंग्रेजी से हिंदी पर आधारित प्रश्न होंगे। हम लोग आज के इस क्लास में जानेंगे कुछ ऐसे प्रश्न अनुवाद पर आधारित जो आपके राजभाषा अधिकारी के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। हालांकि हम लोग पूरी तरह से NICL की परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को लेंगे क्योंकि यही एग्ज़ाम अभी हम लोगों के समक्ष में है। इस परीक्षा में जो अनुवाद पर आधारित किस तरह के प्रश्न रह सकते हैं उन्हीं प्रश्नों का प्रारूप आप लोगों के समक्ष में रखूंगा और काफ़ी विश्लेषणात्मक ढंग से हम लोग एक एक प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है, पहले पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से जान लेते हैं। देखिएगा, एग्ज़ाम में जैसे ही प्रश्न आवे वैसे ही तुरंत आपको जंप नहीं करना है ऑप्शंस पे। आपको सबसे पहले मास्टर जो सेंटेंस है अर्थात जो सोर्स लैंग्वेज आपको जो दिखाई दे रहा है, सोर्स लैंग्वेज को आपको पढ़ना है। उसमें जो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है उस पर आपको विचार करना है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि जो ऑप्शंस जो बनते हैं, ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं कि किन किन चीज़ों में हम लोग डिफरेंस पाते, किन किन चीज़ों को लेकर के ऑप्शंस बनाए जाते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। देखिएगा कि सबसे पहले आपको विचार करना है कि जो सोर्स लैंग्वेज में अर्थात स्रोत भाषा में जो आप पारिभाषिक शब्द देख पा रहे हैं उनका अंग्रेजी पर्याय मतलब उसका टारगेट लैंग्वेज में जो पर्याय होना चाहिए उस पर आपको विचार करना है, क्योंकि इसी पर आधारित जनरली ऑप्शंस बने हुए रहते हैं। तो एक तो हो गया आपका पारिभाषिक शब्दावली अर्थात टेक्निकल टर्म्स पर आधारित जो विचार है उस पर आपको विचार करना है सबसे पहले। दूसरा क्या है कि
सेंटेंस का जो प्रकार है, किस तरह के टाइप का सेंटेंस है, उस पर आपको विचार करना है। तीसरा क्या है कि टेंस क्या है ना, आपका स्रोत भाषा का टेंस क्या है। और इन 3 चीज़ों पर आप विशेष रूप से अगर ध्यान अपना खींचते हैं तो आप बहुत ही आसानी से, काफ़ी सटीकता से आप सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो जैसा अभी हम लोगों ने सुना, उसी को ही ध्यान में रख करके सबसे पहले हम लोग स्रोत भाषा को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। स्रोत भाषा हम लोग क्या है, यहाँ देख पा रहे हैं, यह हिंदी है हमारी स्रोत भाषा, और जो लक्ष्य भाषा है वो हमारी अंग्रेजी है। तो स्रोत भाषा को सबसे पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, और उसमें जो भी पारिभाषिक शब्द का प्रयोग हम लोग देखते हैं उसका हम लोग अंग्रेजी पर्याय करेंगे, अंग्रेजी पर्याय खोजेंगे। देखते पॉलिसी धारकों, पॉलिसी धारक क्या है इसका अंग्रेजी, इसका अंग्रेजी होगा आपका पॉलिसी होल्डर्स हो सकता है, पॉलिसी बेयरर्स हो सकता है, ठीक है। और पॉलिसी धारकों को, ये को क्या है, यह एक ऑब्जेक्ट है। को जहाँ पर भी आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि आप इसे सब्जेक्ट समझ लेंगे। बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप दिए गए सेंटेंस जो स्रोत भाषा में है उसमें जो भी कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स की पहचान आप अवश्य करें। सब्जेक्ट की पहचान करें, ऑब्जेक्ट की पहचान करें, किस तरह का वर्ब का प्रयोग किया गया है उसकी आप पहचान करें, पारिभाषिक शब्द कौन कौन है उसकी आपको पहचान करना है, और उसका अंग्रेजी पर्याय भी खोजना है। टेंस कौन सा प्रकार का है, आपका वाक्य का प्रकार क्या है, वो असर्टिव है या इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है, किस तरह के वाक्य है, इतनी सारी चीज़ों पर आपको विचार करने होंगे, तभी आप एक अच्छे अनुवादक खुद को कहलवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं पॉलिसी धारक के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, पॉलिसी होल्डर्स नहीं तो पॉलिसी बेयरर्स का प्रयोग करेंगे। नवीकरण प्रीमियम, नवीकरण प्रीमियम के लिए हम लोग जो शब्द का प्रयोग करेंगे वह होगा रिन्यूअल प्रीमियम, ओके। नवीकरण के लिए रिन्यूअल शब्द का प्रयोग करेंगे, प्रीमियम तो प्रीमियम ही होता है। भुगतान के लिए हम लोग पेमेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। वर्तमान ब्यौरा अर्थात एग्जिस्टिंग डिटेल्स नहीं तो फिर करंट डिटेल्स शब्द का प्रयोग करेंगे। अद्यतन करना, देखिएगा यह एक वर्ब है, अद्यतन करना के लिए हम लोग जो शब्द का प्रयोग करेंगे वह होगा अपडेट। अपडेट का मतलब ही होता है अद्यतन करना, ठीक है। प्रेरित करना एक शब्द यहाँ पर आ रहा है। प्रेरित करने के लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रॉम्प्ट हो गया या मोटिवेट हो गया, है ना। और इसके लिए अन्य तरह के भी शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे एक्चुएट हो गया या इंस्टिगेट हो गया, है ना। तो लेकिन ध्यान रखना है कि किस भाव में प्रेरित करने की बात यहाँ पर हो रही है। यदि गलत काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तो उसके लिए इंस्टिगेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, इंस्टिगेट, है ना, इंस्टिगेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ पर हम लोग उपयुक्त नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है, और इसके लिए जितना आप अभ्यास करेंगे उतना निखार आप में आता चला जाएगा, आप उतना आप दक्ष होते चले जाएंगे इस खंड में। सूचनाएं के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तदनुसार अकॉर्डिंगली, प्रेषित करना का के लिए हम लोग सेंड शब्द का प्रयोग करेंगे। अब इतने सारी चीज़ें अब हमारे दिमाग में छप गया, इतनी सारी चीज़ें अब आ गई, तो अब क्या है, ऑप्शन पर ध्यान देंगे। प्रॉम्प्ट शब्द का प्रयोग, प्रेषित करें, ये पूरा का पूरा वाक्य एक बार और पढ़ें और देखिए इस सेंटेंस का नेचर क्या है, किस तरह का टाइप का है। पॉलिसी धारकों को नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करते समय वर्तमान ब्यौरा को अद्यतन करने के लिए प्रेरित करें और सूचनाएं तदनुसार प्रेषित करें। प्रेषित करें जैसे आप जाएं, गो, आप यहाँ पर बैठ जाएं, सिट हियर। इस तरह के सेंटेंसेस किस तरह के सेंटेंसेस हैं, आदेशात्मक सूचक वाक्य है अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या हम लोग देखते हैं कि जो सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही होती है, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, बी में भी हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं, सी में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं
लेकिन हाँ, कॉमा के बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो आ रहा है तो ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तीनों ही सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसको लेकर के अब हम लोग आश्वस्त हो गए हैं। यहाँ पर क्या है, कोई भी सेंटेंस यहाँ पर अभी इम्पेरेटिव सेंटेंसों को लेकर के छांट नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉम्प्ट दी पॉलिसी होल्डर्स, हो सकता है प्रेरित करें किसको, तो पॉलिसी धारकों को, इसलिए सही है यहाँ पर प्रॉम्प्ट दी पॉलिसी होल्डर्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम। एट द टाइम ऑफ करते समय है, एट द टाइम ऑफ एकदम सही है, एट द टाइम ऑफ अ पेमेंट ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम टू अपडेट द एग्जिस्टिंग डिटेल्स एंड सेंड इंटीमेशंस मतलब इंफॉर्मेशन, या इंटीमेशंस हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम इंफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है तो इंफॉर्मेशन में कभी भी एस नहीं लगाया जाता। आप लोग अंग्रेजी में नाउन चैप्टर में पढ़े होंगे कि इंफॉर्मेशन का प्रयोग हम लोग कभी भी प्लुरल फॉर्म में नहीं करते हैं। प्लुरल यदि देना ही रहता है तब हम लोग पीस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 सूचनाएं हैं, आप नहीं कह सकते आई हैव 2 इन्फॉर्मेशंस, आपको कहना पड़ेगा आई हैव 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में कभी भी एस आप नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सूचनाएं के लिए 2 अलग अलग तरह के शब्दों को सीखे। एक तो इंटीमेशन और दूसरा है इन्फॉर्मेशन, है ना। और जहाँ तक है कि सेंटेंस का जो स्वरूप है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, अभी तक तो इसमें किसी भी तरह का नुस्खा नहीं देखे, फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रॉम्प्ट द पॉलिसी होल्डर्स, आप ये पॉलिसी धारकों को क्या करें, प्रेरित करें, है ना। कब प्रेरित करें, जब वो पेमेंट कर रहे हैं। क्या पेमेंट कर रहे हैं, किस तरह का पेमेंट कर रहे हैं, नवीकरण प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, टू अपडेट द एग्जिस्टिंग डिटेल्स, है ना। अद्यतन करने के लिए जितनी भी सूचनाएं हैं या ब्यौरा है, वर्तमान ब्यौरा को अद्यतन करने के लिए, है ना, करने के लिए पॉलिसी धारकों को नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करते समय वर्तमान ब्यौरा का अद्यतन करने के लिए प्रेरित करें। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एकदम सही है सेंटेंस। आगे यदि हम लोग पढ़ते हैं एंड सेंड, यहाँ पर और सूचनाएं तदनुसार प्रेषित करें, एंड सेंड इंटीमेशंस और इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। यहाँ तो सही है, यहाँ पर तो किसी भी तरह का कोई गलती नहीं है। इसको हम लोग रिजर्व में रखते हैं। आगे देखते हैं, मोटिवेट द पॉलिसी होल्डर्स टू अपडेट द करेंट डिटेल्स। मोटिवेट द पॉलिसी होल्डर्स टू अपडेट द करेंट डिटेल्स वाइल पेइंग रिन्यूअल प्रीमियम एंड सेंड द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं जो कि सही नहीं है। ये जो वाइल पेइंग रिन्यूअल प्रीमियम की यदि बात करते हैं, यहाँ पर ये पे कौन कर रहा है, मोटिवेट, ये पेइंग जो शब्द आया हुआ है वह तो सब्जेक्ट के लिए आया हुआ, और सब्जेक्ट क्या है, यू है। ठीक है, यू तो पे नहीं कर रहा है ना, पॉलिसी होल्डर्स ना रिन्यूअल पेमेंट करेंगे। तो इस कारण से यहाँ पर भाव रूपी यहाँ पर गलती हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे यदि होता तो सही हो जाता, मोटिवेट द पॉलिसी होल्डर्स टू अपडेट द करेंट डिटेल्स वाइल दे आर पेइंग रिन्यूअल प्रीमियम, ओके, एंड सेंड द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। यदि ऐसा रहता तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और यहाँ पर कोई कंजंक्शन का कोई झमेला ही नहीं है ऊपर वाला में, यहाँ पर कंजंक्शन है। इस कारण से यहाँ पर इस बात को तो आपको ध्यान में तो रखना होगा। ग्रामटिकल नॉलेज, साउंड रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए बी यहाँ पर भाव वो नहीं दे रहा है जैसा कि हम लोग सोर्स लैंग्वेज में देख पा रहे हैं। बी यहाँ पर गलत हो गया। यदि हम लोग सी की बात करते हैं तो इसे भी पढ़ लेते हैं। टू अपडेट द एग्जिस्टिंग डिटेल्स, एग्जिस्टिंग डिटेल्स मतलब वर्तमान ब्यौरा को अद्यतन करने के लिए ये शुरू में लगाया गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉम्प्ट दी पॉलिसी होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर्स को प्रेरित करें एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम। तो कहा जाए ये वाला और ये वाला दोनों तो सेम है, और ये जो टू अपडेट द एग्जिस्टिंग डिटेल्स ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है।
ये आप शुरू में रख सकते हैं। बाकी देखिएगा सब सेम है, ये वाला और ये वाला में आप देखिएगा कोई दिक्कत, कोई अंतर नहीं है। यदि ए हो सकता है तब सी भी हो सकता है। इस कारण से आपका जो सही उत्तर होगा फर्स्ट प्रॉब्लम का वह होगा डी। आप भी क्या है ना, जब मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ या एनालाइज कर रहा होता हूँ तब आप देखिएगा किस तरह से दिमाग लगाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर दिमाग मेरा जाना चाहिए। इससे होगा क्या, आप बहुत ही अच्छी तरह से खुद को दक्ष बना पाएंगे इस खंड में। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर गौर करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हम लोगों का, पढ़िए पहले अच्छी तरह से। उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिए संबंधित एजेंटों, मध्यवर्तियों, सामूहिक मास्टर पॉलिसी धारकों और अपेक्षा में संबद्ध अन्य वितरण माध्यमों को उत्तरदायी बनाएं तथा संपर्क का विवरण, बैंक खाता विवरण आदि को अद्यतन बनाएं। यह भी जो वाक्य हम लोग देख पा रहे हैं आदेशात्मक सूचक वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए इस तरह के सेंटेंस की शुरुआत आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से होना चाहिए। ठीक है, तो तुरंत हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा है क्या। देखिए मेक वर्ब का फर्स्ट वन, वर्ब का फर्स्ट वन, वर्ब का फर्स्ट वन, यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसीज हम लोगों को नज़र नहीं आ रही है। आगे पढ़ते हैं, फिर से आप इसको समझने का प्रयास करते हैं। उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिए ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। इन ऑर्डर टू ट्रेस द कंज्यूमर्स। ओके, ये आपका एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। के लिए संबंधित एजेंटों, देखिए संबंधित मतलब रिलेटेड या रेस्पेक्टिव या कंसर्न्ड एजेंट्स। मध्यवर्तियों के लिए हम लोग कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, कौन से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द देंगे, इंटरमीडियरीज। सामूहिक मास्टर पॉलिसी धारकों, अर्थात इसके लिए जो हम लोग जो प्रयोग करेंगे सामूहिक के लिए ग्रुप मास्टर पॉलिसी होल्डर्स। और अपेक्षा में संबद्ध अन्य वितरण माध्यमों को मतलब अदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या मोड्स, ये दे सकते हैं। इसके लिए उत्तरदायी बनाने के लिए एक मेक अकाउंटेबल शब्द का प्रयोग करेंगे, मेक रिस्पॉन्सिबल शब्द का प्रयोग करेंगे तथा संपर्क का विवरण के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स अंग्रेजी पर्याय देंगे। बैंक खाता विवरण, यहाँ पर हम लोग इसका जो अंग्रेजी पर्याय देंगे वो क्या होगा, अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि को अद्यतन बनाए। फिर देखिए अद्यतन बनाने का यहाँ पर बात किया जा रहा है। अद्यतन बनाना मतलब अपडेट। ओके, इतने सारे चीज़ों को जान लेने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों को आधार मान करके टेंस इंपेरेटिव सेंटेंस का तो टेंस तो हर हालत में वो तो प्रेजेंट में ही रहता है, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम लोग अब ऑप्शन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेक द कंसर्न्ड एजेंट्स, इंटरमीडियरीज, ग्रुप मास्टर पॉलिसी होल्डर्स एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एसोसिएटेड। देखिएगा, मेक द कंसर्न्ड एजेंट्स एसोसिएटेड विथ द रिक्वायरमेंट बी रेस्पॉन्सिबल। अरे यहाँ पर तो गलती हो गया ना, बी लगाया गया है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर भी एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। मेक द कंसर्न्ड एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल, ऐसे होना चाहिए ना। मेक द कंसर्न्ड एजेंट्स बी रेस्पॉन्सिबल यदि लगाते हैं तो फिर तो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके कारण से हम लोग इसको साइड लाइन करेंगे, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग द कंज्यूमर्स, ट्रैक द कंज्यूमर्स, ये हो सकता है ऐसे कंज्यूमर्स जिसका अभी तक जिस तक क्या है कि पहुंचा नहीं गया है ना, जिस तक अभी पहुंच नहीं बनाई गई है, तो ऐसे कंज्यूमर्स को हम लोग कहेंगे अनट्रेसिएबल कंज्यूमर्स। ओके, अनट्रैकेबल कंज्यूमर्स ऐसे हम लोग कहेंगे। तो ट्रैकिंग द कंज्यूमर्स इधर सही है, एंड अपडेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स एटसेट्रा, बाकी अन्य सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक रहने के कारण से फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग छांटेंगे। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, मेक द रेस्पेक्टिव एजेंट्स अकाउंटेबल।
and intermediaries, group master, policy bearers and other distribution means to solicit to trace consumers and update the contact details, bank passbook etc. थोड़ा उटपटांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो कैसे? मेक द रेस्पेक्टिव एजेंट्स accountable and intermediaries, group master, policy bearers and other distribution means to। नहीं, यदि इसका यदि हम लोग का वाक्य विन्यास इस तरह से रखते, मेक दी रेस्पेक्टिव एजेंट्स, एंड एजेंट्स हो गया इंटरमीडियरीज, ग्रुप मास्टर, पॉलिसी बेरर्स एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंटेबल। यह जो शब्द है, ये जो रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल शब्द का प्रयोग हम लोग यहाँ करते, मीन्स के बाद करते, और मीन्स यहाँ नहीं रहना चाहिए। मीन्स के बदले में हम लोग चैनल से शब्द का प्रयोग करेंगे, मोड शब्द का प्रयोग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मोड्स, तब वो ज़्यादा वहाँ पर सटीक रहता है। ये मीन्स का शब्द यहाँ पर यहाँ सटीक नहीं है, यहाँ उचित नहीं है। टू सॉलिसिट टू ट्रेस कंज्यूमर्स एंड अपडेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक पासबुक, बाकी अन्य चीज़ों को देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बी को यहाँ पर हटाइए। सी पर हम लोग विचार करते हैं, मेक अकाउंटेबल द रिस्पेक्टिव एजेंट्स। हाँ, मेक अकाउंटेबल यहाँ पर दिया जा सकता है। इसके बाद फिर किसको किसको अकाउंटेबल बनाना है? मेक अकाउंटेबल द रिस्पेक्टिव एजेंट्स, अलग अलग एजेंट्स को, है ना, जो उससे संबंधित है। रिस्पेक्टिव एजेंट्स, intermediaries, group master, policy holders and other distribution channels involved in the solicitation for tracing of consumers। सही है। ये जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स जिसको ट्रेस नहीं किया गया है, ऐसे कंज्यूमर जिस तक पहुँच नहीं बनाई गई है, वो वैसे चैनल्स को एम्प्लॉय करना होगा, है ना। और इसके लिए अकाउंटेबल किसको बनाने पड़ेंगे, उत्तरदायी किसको बनाने पड़ेंगे? रिस्पेक्टिव एजेंट्स को, इंटरमीडियरीज को, ग्रुप मास्टर, पॉलिसी होल्डर्स को अकाउंटेबल बनाने पड़ेंगे, और अदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी अकाउंटेबल बनाने होंगे। और बाकी एंड से जुड़ा हुआ है, एंड अपडेट, फिर ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, एंड अपडेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स एट्सेट्रा। ये वाला यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सही है। टू ट्रेस द कंज्यूमर्स, अगर हम लोग डी की बात करते हैं, टू ट्रेस द कंज्यूमर्स, यहाँ ये वाला सही है। कंज्यूमर्स को ट्रेस करने के लिए, कंज्यूमर्स का पता लगाने के लिए, उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिए, ठीक है, ये सही है। मेक द रेस्पेक्टिव एजेंट्स, इंटरमीडियरीज, ग्रुप मास्टर, पॉलिसी होल्डर्स एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स रिस्पॉन्सिबल। हाँ, यहाँ तक तो सही है। इन सभी को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग फर्स्ट वाला में डिटेल में बात किए हुए थे। रिस्पॉन्सिबल एंड अपडेट होना चाहिए ना, एंड अपडेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स एट्सेट्रा। तो फिर यहाँ पर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक रहने के कारण से हम लोग देख पा रहे हैं कि डी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, वो भाव नहीं दे पा रहा है जैसा कि दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप ग्रामेटिकली साउंड है, आपका नॉलेज अगर अच्छा है ग्रामर के प्रति, तब उसके आधार पर आप कई सारे ऑप्शंस को छांट सकते हैं, जैसा कि हम लोग इस प्रॉब्लम में देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि सिर्फ सी और सी ही हर तरह से यहाँ पर सही है, यहाँ आंसर सी होगा। यदि हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम? वर्तमान पॉलिसियों के लिए निरंतर केवाईसी प्राप्त करते रहें और वयस्कता प्राप्त करने के तत्काल बाद अवयस्कों का पुनः केवाईसी प्राप्त करें। यह भी सेंटेंस इम्परेटिव है। यहाँ हम लोग देखेंगे, वर्तमान पॉलिसी के लिए निरंतर केवाईसी प्राप्त करते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग, जाते रहें, कीप गोइंग, है ना। यहाँ पर हम लोग ए में देख पा रहे हैं कीप गेटिंग, यहाँ सही है, कीप गेटिंग कंटिन्यूअस केवाईसी फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्राप्त करते रहें केवाईसी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी, वर्तमान पॉलिसी के लिए केवाईसी, निरंतर केवाईसी प्राप्त करते रहें, नो इशू, यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गेट री केवाईसी ऑफ माइनर्स,
एंड गेट री की केवाईसी ऑफ माइनर्स। माइनर्स मतलब जो अभी वयस्कता को नहीं प्राप्त किए हैं वो माइनर्स हो गए। और माइनर्स का उल्टा क्या चीज़ हो जाएगा, अवयस्क के लिए एडल्ट शब्द का प्रयोग करेंगे, एडल्ट्स, है ना, एडल्ट्स। और वयस्कता के लिए हम लोग एडल्टहुड का प्रयोग करेंगे। ओके, तो माइनर का उल्टा एडल्ट हो गया। यहाँ पर क्या है, एंड गेट री केवाईसी ऑफ माइनर्स, माइनर्स का अर्थात अवयस्क का फिर से केवाईसी प्राप्त करें। ठीक उसके 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 द्वारा वयस्कता प्राप्त करने के बाद, इमीडिएटली आफ्टर अटेनिंग देयर एडल्टहुड होना चाहिए ना, मेजॉरिटी तो नहीं होगा। माइनर यहाँ पर एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, मेजॉरिटी हम लोग नहीं शब्द प्रयोग कर सकते। माइनर का उल्टा जैसा हम लोगों ने अभी किया कि माइनर्स का उल्टा एडल्ट्स हो जाएगा, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा लगाएंगे क्या, एडल्टहुड। मेजॉरिटी तो बहुमत हो गया ना, हाँ, ये नहीं होगा यहाँ पर। इसके कारण से यहाँ पर पारिभाषिक शब्द का गलत पर्याय देने के कारण से पहला ऑप्शन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं साइडलाइन हो गया। दूसरा देखते हैं, अंडरटेक ऑनगोइंग केवाईसी फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड री केवाईसी ऑफ माइनर्स ऑन देयर इमीडिएटली अटेनिंग एडल्टहुड। ये तो सही लग रहा है। अंडरटेक का मतलब प्राप्त करते रहें, रखे रहें, है ना। अंडरटेक ऑनगोइंग केवाईसी फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, अभी जो वर्तमान में जो भी नीति है, वर्तमान पॉलिसी है, उसको लेकर के केवाईसी लेते रहें और री केवाईसी भी लेते रहें। किसका, माइनर्स का भी केवाईसी लेते रहें। अंडरटेक ऑनगोइंग री केवाईसी ऑफ माइनर्स, ये जो है कॉमन है इसके लिए, इस पार्ट के लिए, ये वाला कॉमन है इस पार्ट के लिए भी। अंडरटेक ऑनगोइंग केवाईसी फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, अंडरटेक ऑनगोइंग री केवाईसी ऑफ माइनर्स ऑन देयर इमीडिएटली अटेनिंग एडल्टहुड। यहाँ देखिएगा माइनर्स के लिए यहाँ पर मेजॉरिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, एडल्टहुड का प्रयोग किया गया है। जैसे ही वो एडल्टहुड को प्राप्त करते हैं उनसे री केवाईसी मांगे, है ना, यह तो सही भाव दे रहा है। अगर तीसरा की बात करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। फॉर करंट पॉलिसीज अर्थात वर्तमान पॉलिसी के लिए कंटिन्यू टू ऑब्टेन केवाईसी प्राप्त करते रहें एंड केवाईसी अगेन शुड बी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली आफ्टर अटेनिंग एडल्टहुड। देखिएगा यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाव वो नहीं निकल पा रहा है। यदि ग्रामेटिकली आप देखें तो ये जो अटेन कर रहा है एडल्टहुड, वो कौन प्राप्त कर रहा है, यहाँ पर कौन केवाईसी लेगा, तो ऑब्वियसली इंपेरेटिव सेंटेंस में यू लेगा। यहाँ तो पॉलिसी होल्डर्स से तो केवाईसी लेने की बात नहीं हो रही है ना। यदि अटेनिंग एडल्टहुड, कौन एडल्टहुड को प्राप्त कर रहा है, एडल्टहुड को तो प्राप्त कर रहा है कौन, पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, पॉलिसी होल्डर्स वो एडल्टहुड को प्राप्त कर रहा है तो उनसे केवाईसी लो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट पॉलिसीज के लिए आप केवाईसी लेते रहें और जैसे ही आप वयस्कता को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर से केवाईसी को प्राप्त करें। तो आप तो पहले से वयस्क है ना, आपका यहाँ पर वयस्कता को प्राप्त करने की कोई बात ही नहीं हो रही है, पॉलिसी होल्डर्स के वयस्कता को प्राप्त करने की बात हो रही है। इसीलिए इसका जो आपका भाव होना चाहिए कुछ इस तरह से होना चाहिए, एंड केवाईसी अगेन शुड बी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली आफ्टर देयर अटेनिंग एडल्टहुड। तब इसमें कुछ भाव निकल करके आएगा, यहाँ पर तो भाव ही गलत हो जा रहा है, इस कारण से सी यहाँ पर गलत हुआ। आपका यहाँ पर आंसर कौन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तीसरा के लिए बी है। समझ में आया। देखिए
कितना स्टैंडर्ड प्रश्न है ये सब सारे। और स्टैंडर्ड प्रश्न को यदि आप उस पर अभ्यास करते हैं तब फिर आसान तरह के जो प्रश्न होंगे वे आपसे काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? आशा करते हैं जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ एक एक प्रश्न का आप उसे समझ रहे होंगे। हम लोग और एक देख लेते हैं। चौथा को आप पढ़िए और बताइए क्या है चौथा। यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान और नए उपभोक्ताओं की मोबाइल संख्या और ईमेल पतों को स्वयमेव विधि मान्य बनाने के लिए सुस्पष्ट प्रणालियां लागू किए गए हैं कि नहीं। यह सुनिश्चित करें हैं कि सुस्पष्ट प्रणालियां लागू किए गए हैं कि नहीं। मेन जो पार्ट है सब्जेक्ट और वर्ब का तो ये वाला है। बाकी ये तो जो है ना कि एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हम लोग अलग से एक सब्जेक्ट पाते हैं और उसका अपना एक अलग सा वर्ब होता है। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पारिभाषिक अगर शब्द है तो उसका हम लोग अंग्रेजी पर्याय ले लेते हैं। यह सुनिश्चित करें, इट इज़ टू बी इंश्योर्ड, या मेक श्योर, या एंश्योर। ये तीन में से कोई भी एक एक्सप्रेशन को लेकर के चलेंगे। ओके, मेक श्योर दैट, मेक श्योर का प्रयोग करते हैं तो दैट का प्रयोग किया जाता है, वेदर का प्रयोग या इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। वह एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, मेक श्योर सही है, मेक श्योर दैट। इंश्योर वेदर, इंश्योर के बाद वेदर का प्रयोग किया गया है। चलिए इनफॉर्मल तरीके से इसको सही माना जा सकता है, फिर भी अन्य जगहों पर हम लोग देखते हैं कि सब सही है कि नहीं। पहला ही ऑप्शन पर हम लोग पहले अच्छी तरह से इसको लेकर के एनालाइज कर लेते हैं। मेक श्योर दैट क्लियर प्रोसीजर्स, क्लियर प्रोसीजर्स के लिए हम लोग प्रणालियाँ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रक्रिया हो जाती है। प्रणालियों के लिए हम लोग कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, सिस्टम्स शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पर स्वयमेव के लिए ऑटोमेटिकली, विधि मान्य बनाने के लिए, विधि मान्य बनाने के लिए हम लोग वैलिडेट शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम को, ऑप्शन को पढ़ते हैं। मेक श्योर दैट क्लियर प्रोसीजर, सिस्टम से यहाँ पर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मेरे ख्याल से ये वाला तो होने वाला नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। दैट क्लियर प्रोसीजर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड to automatically validate the mobile numbers and email addresses of current and new users of current, वर्तमान एंड नए उत्पादों एंड न्यू यूजर्स। बाकी सब तो यहाँ सही है लेकिन यह सटीक नहीं है, प्रोसीजर्स नहीं होना चाहिए, इसके बदले में सिस्टम्स शब्द का प्रयोग करें। हालांकि देखते हैं बी भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इंश्योर वेदर फुल प्रूफ सिस्टम्स, फुल प्रूफ सिस्टम्स हो सकता है, स्पष्ट सुस्पष्ट प्रणालियाँ हैं, मतलब फुल प्रूफ सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। इंश्योर वेदर फुल प्रूफ सिस्टम्स हैव बीन एनफोर्स्ड। देखिएगा, सिस्टम को एनफोर्स नहीं किया जा सकता, कोई भी लॉ अगर रहता तो उसको एनफोर्स किया जाता है। इस तरह के शब्द का प्रयोग यहाँ पर सटीक नहीं, उचित नहीं है। टू ऑटोमेटिकली वैलिडेट मोबाइल नंबर्स, बाकी देखो छोड़िए, ये बी यहाँ पर हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, सी पर विचार करते हैं। मेक श्योर दैट क्लियर सिस्टम्स have automatically implemented to authenticate the mobile, have automatically been implemented, ऐसा ना होना चाहिए। बीन कहाँ गया, ये तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया। सी को यहाँ पर से हटाइए। ओके, आगे देखते हैं, चौथा देखते हैं। इंश्योर दैट फुल प्रूफ सिस्टम्स आर इन प्लेस, इस बात को सुनिश्चित करिए कि सुस्पष्ट प्रणालियां है कि नहीं। इन प्लेस, आर इन प्लेस, यह काफ़ी प्रयोग होते हैं ऑफिसेस में, ऑफिशियल यह एक्सप्रेशन है। ओके, तो आर इन प्लेस सही है। टू ऑटोमेटिकली वैलिडेट मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल एड्रेसेस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू सब्सक्राइबर्स, यहाँ पर कंज्यूमर्स या यूजर्स के बदले में सब्सक्राइबर्स शब्द का प्रयोग किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा कोई एरर है नहीं। फुल प्रूफ सिस्टम का जो प्रयोग किया गया है जो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही सटीक है। क्लियर सिस्टम के बदले में फुल प्रूफ सिस्टम्स का प्रयोग यहाँ पर काफ़ी उचित है। आर इन प्लेस,
इन प्लेस बहुधा प्रयोग किए जाते हैं, है ना। लागू किए गए हैं के लिए आर इन प्लेस शब्द का प्रयोग यहाँ पर, इस फ्रेज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं डी हर तरह से यहाँ उचित है, इसलिए आपका यहाँ पर उत्तर डी होगा। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि इन जो 4 प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने देखा, इससे आप बहुत कुछ सीखे, कैसे आपको एनालाइज करके प्रॉब्लम्स को सटीकता से हल करना है। आप इससे काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। फ्रेंड, कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं अनुवादक परीक्षा को लेकर के हमारे एप्लीकेशन पर। आप एप्लीकेशंस पर हमारे आवें और अलग अलग कोर्सेज इच्छा अनुसार आप कोर्सेज को चुनें, और हर एक कोर्स पर 20% का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जहाँ पर हम लोग इसी तरह के कुछ अन्य प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे काफ़ी विस्तार से। शुभकामनाएं।